नमस्कार, सुस्वागतम साथियों। तो आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल RBSC इंड्यूस क्लासेस में। देखिए साथियों, आज हम विज्ञान में जो आपका 19वां चैप्टर है जैव विविधता और इसका संरक्षण, इसको आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के जो 8 नंबर है उसको जो है आज हम घसीट के अपनी जेब में डालने वाले हैं। ठीक है, तीसरे वीडियो में ही, मात्र तीसरे वीडियो में इस हम चैप्टर को जो है कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कल तक तो जो है अगले 2 वीडियो तक आपने क्या क्या पढ़ा वो जो है आपने रिवाइज कर लिया होगा। तो अब जो है ना हम तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज का पहला टॉपिक लेते हैं जो कि कौन सा है, जैव विविधता पर संकट। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, जैव विविधता पर संकट, इस हेडिंग का मतलब क्या, पहले तो ये समझते हैं। जैव विविधता आपको पता है क्या होती है, और इस पर संकट मतलब जैव विविधता जो है ना, जीवन में जो विविधता है वो इतनी कम क्यों हो गई है, इसका क्या कारण है कि यह जैव विविधता जो है वो कम हो गई है। तो इन सभी कारणों को जो है, टोटल 8 कारण है, इन सभी कारणों को जो है हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 6 मैंने यहाँ पर लिख लिए है, अगले 2 जो है और हम लिख कर इसको समझते हैं। तो सबसे पहला कारण हम पढ़ते हैं प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। ठीक है ना। अब ये प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, इसका क्या मतलब है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि जंगल का राजा शेर है। ठीक है, अब ये जंगल का राजा शेर जो है ना, पहले जंगल में रहा करता था। अब जो है ना हो क्या गया कि जनसंख्या बढ़ी। अब जनसंख्या बढ़ी तो उनको रहने के लिए घर चाहिए, उनके लिए जो है वो खाने के लिए मतलब वस्तु चाहिए, तो उसके लिए फैक्ट्री हमें बनानी पड़ेगी। बहुत सी जो है जो जमीन होती है ना उसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना। तो हम जो है ना क्या करते हैं कि उसके लिए जो आपके जीव जंतु है ना, उसके जो प्राकृतिक आवास है, वन हो गए, जो पहाड़ हो गए, तो उनको जो है ना हम क्या करते हैं, काटते हैं। ठीक है, उनको जो है हम नष्ट करते हैं, जिससे जो है हमें आवश्यक जो है वो जमीन प्राप्त हो सके, हम जो है वहाँ पर घर बना सके। ठीक है ना। तो इसकी वजह से जो है प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं, और यदि प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएंगे तो शेर वगैरह जितने भी जंतु है वो कहाँ पर रहेंगे। ठीक है, उनके रहने के लिए स्थान बचेगा नहीं, और वो धीरे धीरे जो है वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, यही इसमें बोल रखा है। देखिए, प्रकृति जो है ना, उसने प्रत्येक जीव जंतु के लिए एक निश्चित आवास जो है वो निर्धारित किया है। ये तो आपको पता ही है कि जो है ना हमारी जो प्रकृति है उसने प्रत्येक जीव जंतु के लिए अलग अलग आवास निर्धारित कर रखे। जैसे कि हम मानव है, ठीक है, मनुष्य है, तो मनुष्य के लिए क्या जो है आवास दे रखा है, अलग से हम घर बनाते हैं। तो यह भी एक प्रकृति द्वारा दिया गया आवास है। ठीक है, जिससे जो है ना रहकर वे अपना पोषण करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे जनसंख्या बढ़ रही है ना, तो बढ़ती जनसंख्या के लिए प्राकृतिक आवास जो है ना उसके क्या किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। और यदि प्राकृतिक आवासों का नष्ट किया जाएगा तो प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएंगे, और यदि प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएंगे तो जो है ना उस जीव जंतु के रहने के लिए उनके प्राकृतिक आवास बचेंगे नहीं, जिससे जो है उनके विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, इस पॉइंट में यही सब लिख रखा है। मैंने सिंपल जो है आपको करके 3 लाइनों में ही बता दिया है, जिससे जो है ना आप आसानी से याद रख सकते हो और एग्जाम में जो है आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा कारण देखते हैं क्या है, प्राकृतिक आवास का विखंडन। ठीक है ना, विखंडन मतलब उनको जो है वो खंडन किया जा रहा है। जैसे कि एक बड़ा सा, आप जो है ना वापस अपने गाँव में चले जाइए। ठीक है ना, आपके गांव में एक बड़ा सा क्या है, जंगल है। ठीक है, पहले तो वो बड़ा सा जंगल था। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया कि वहां पर जो है ना एक मतलब वहां पर जो है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, मतलब स्थानांतरण के लिए हमने क्या बना दी, सड़क बना दी। उस जंगल के बीच में बना दी सड़क, तो जंगल जो है ना 2 भागों में बट गया ना। ठीक है ना, इस साइड मतलब जो दाया साइड और बाया साइड में बट गया आपका जंगल। तो पहले तो पूरा जंगल था, लेकिन अब 2 साइडों में क्या हो गया, बट गया है। जिससे क्या होता है कि कभी कभी वाहन जो है ना काफी तेजी से स्पीड से, मतलब काफी स्पीड से चलते हैं, जिससे जो है कई बार जो है ना जीव जंतु उन वाहनों की चपेट में आ जाते हैं और जीव जंतु नष्ट हो जाती है। तो इसकी वजह से प्राकृतिक आवासों का जो विखंडन है ना, उसकी वजह से भी जो जीव जंतु होते हैं उनमें जो है ना उनका क्या होता है, विदोहन होता है, उनका जो है वो नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ हम यदि प्राकृतिक आवासों का विखंडन करेंगे तो जो पेड़ पौधे उनको भी तो काटेंगे, तो पेड़ पौधे भी जो है एक तरीके से नष्ट हो रहे हैं। विखंडन का मतलब आप समझ रहे हो, उनको जो है कई भागों में हम बांट रहे हैं। यहाँ पर नष्ट होना मतलब हम उसको बिल्कुल नष्ट कर रहे थे, और यहाँ पर जो है विखंडन मतलब कई भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, देखिए यही जो है हमें बोल रखा है कि वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवासों के बीच में सड़क मार्ग, जैसे कि हमने सड़क बना दी, हमें रेल मार्ग हमने बना दिया, हमने नहर बना दी, तो आदि के निर्माण से क्या होता है कि वे विखंडित हो जाते हैं तथा वन्य जीव जो असुरक्षित महसूस करते हैं। सिंपल सी बात है ना, यदि
आसपास ट्रेन चल रही है, बस वगैरह चल रही है साधन, तो जो है वन्य जीव वहाँ पे होंगे, जितने भी शेर, चीता, भालू वगैरह होंगे, वो क्या करेंगे, असुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे। तो इसीलिए जो है वो असुरक्षित महसूस करते हैं और अनेक वन्य प्राणी जो है ना वो वाहनों की चपेट में आ जाते हैं, वाहनों की चपेट में आ जाते हैं, जिससे जो है वो मर जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है जैव विविधता पर संकट का। ठीक है, इसके बाद हम तीसरा पढ़ते हैं जलवायु परिवर्तन। देखिए ये भी जो है आपने पढ़ रखा है, आपने जो है अम्ल वर्षा के बारे में तो सुना ही होगा और साथ ही साथ ग्रीन हाउस प्रभाव जो है उसके बारे में भी सुना होगा। जैसे कि हम फ्रिज चलाते हैं ना तो उससे जो है ना वो एक गैस निकलती है जिसे हम कहते हैं जिसे हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है ना, अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना वो क्या करती है कि ऊपर जाती है अपने वायुमंडल में और वायुमंडल में जाकर क्या करती है कि वायुमंडल का जो तापमान है ना उसे बढ़ा देती है। ठीक है, इसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण हमारी जो पूरी धरती है ना, पूरी पृथ्वी है ना, इसका तापमान बढ़ जाता है और जब तापमान बढ़ेगा ना तो जो है ना बड़े बड़े बर्फों के पहाड़ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। ठीक है, अब जब बर्फों के पहाड़ पिघल जाएंगे तो वो जाएंगे क्या, समुद्र में ही जाएंगे। अब समुद्र में जाएंगे तो समुद्र का तापमान भी मतलब चेंज होगा, बदलेगा। अब यदि समुद्र का तापमान बदलेगा तो जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु है उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, वो जो है नष्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ समुद्र का स्तर बढ़ेगा, मतलब जो जंतुओं की जो जमीन थी ना, अब समुद्र पहले इतना था, अब जो है ज्यादा हो गया, मतलब पहले जमीन कम घेर रखी थी उस समुद्र में, अब जो है धरती ज्यादा घेर रखी है। तो हुआ क्या, जंतु के लिए धरती कम हो गई और साथ ही साथ जो जलीय जीव है उनमें जो है वो संकट पैदा हो गया। ठीक है, तो ये सब बोल रखा। देखिए मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस बनती है। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है मैंने आपको बता लिया। ठीक है, अब जो है ना जिससे क्या होता है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। पृथ्वी का तापमान जिससे बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है वो जो है आप आगे जाके पढ़ोगे। इसके बाद जो है ना जिस कारण क्या होता है ध्रुव पर जमी बर्फ। देखिए दोस्तों हमारे जो है ना पृथ्वी पर 2 ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इन ध्रुवों पर जो है ना बर्फ ही रहती है। ठीक है, अब जब बर्फ, इतनी सारी बर्फ है तो यदि तापमान बढ़ने से पिघलेगी तो वो बर्फ जाएगी समुद्र में ही पानी बनकर। ठीक है, तो जिससे समुद्र में जाती है, पिघलने लगती है, जिस कारण समुद्री जैव विविधता जो है ना, समुद्र में रहने वाले विभिन्न जीव जंतु है ना उनके ऊपर जो है वो विपरीत प्रभाव पड़ता है, उनके जो है मतलब नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन भी बहुत ही बड़ा कारण है। इसके बाद हम बढ़ते हैं पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण तो जो है आप अच्छे से जानते होंगे पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर तो आपने बहुत बार लेख भी लिखा होगा। तो जो है ना अब जब पर्यावरण प्रदूषण का है ना तो जो औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं जो उद्योगों में बनते हैं, उन औद्योगिक अपशिष्ट से जो है वो प्रदूषित भूमि और जल जो है ना उनमें अनेक जो वनस्पति होती है वो नष्ट हो जाते हैं। भूमि में रहने वाले अनेक जो जीव जंतु होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो है ना जमीन और जल जो होते हैं उसमें अपशिष्ट सब जा रहे हैं, सब गंदगी जा रही है। ठीक है ना, अब अपशिष्ट की वजह से भी जो है वो सब नष्ट हो जाते हैं। देखिए प्रदूषित भूमि व जल में अनेक वनस्पति व जीव नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि अपन को ऊपर लेते हैं ना, यदि अपन को एक दिन के लिए गटर में छोड़ दिया जाए, गंदगी में छोड़ दिया जाए तो क्या हम रह सकेंगे? बिल्कुल ही नहीं रह सकेंगे। तो सेम कंसेप्ट इन जो जीव जंतु होते हैं, वनस्पति होते हैं, उनके ऊपर भी लागू होता है। ठीक है, साथ ही साथ बोला है कि तथा अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा आपने सुना होगा किससे होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्लीय वर्षा में क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और इस सल्फ्यूरिक अम्ल की वजह से जो है वो अम्लीय वर्षा होती है। और अम्लीय वर्षा में आपको बोला गया है कि अम्लीय वर्षा में जो है हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, जिससे यदि अम्लीय वर्षा हमारे त्वचा के ऊपर पड़ती है तो हमें स्किन प्रॉब्लम भी होती है। ये आपने काफी बार जो है वो सुना होगा। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा जो है ना वो सूक्ष्म जीव वनस्पति नष्ट हो जाते हैं। जो अम्लीय वर्षा होती है वो डायरेक्ट पृथ्वी पर गिरती है, जमीन पर गिरती है, और जमीन में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो H2SO4 से जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ पेड़ पौधे पर गिरते हैं तो पेड़ पौधे भी जो है ना इतने अम्लों को सहन नहीं कर पाते और वो भी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषण भी एक बहुत ही बड़ा कारण है जैव विविधता पर संकट का। साथ ही साथ हम पढ़ते हैं 5वां, कौन सा है? प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित विदोहन। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं ना, प्राकृतिक संसाधन, बहुत से प्राकृतिक संसाधन होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपका एक जंगल है तो ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है। अब जंगल से क्या मिलेगा? आपको फल मिलेगा, फिर आपको जो है विभिन्न तरीके के जो है वो आपको बोल सकते हैं कि खनिज भी मिल सकते हैं, क्योंकि या फिर आप बोल सकते हो कि जो आपके वन है उससे आपको फल तो मिलते ही है, साथ साथ सूखी लकड़ियाँ भी मिलती है, और बहुत ही बड़ी जो है मतलब
अनेक तरीके की जो है चीज़ आपको मिलती रहती है। ठीक है, तो ये हो गए प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि धरती है, आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी को खोदने पर आपको क्या सोना वगैरह सब कुछ जो मिलता है ना, वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन ही तो है ना। तो प्राकृतिक संसाधन जो है ना, उनका जो है वो अनियंत्रित विध्वंस कर रहे हैं, मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा हम ले रहे हैं, जितने मतलब आवश्यकता नहीं है ना, उससे भी ज़्यादा हम ले रहे हैं। ठीक है ना, जैसे देखिए व्यवसायिक लाभ के लिए पेड़ पौधे क्या एक प्राकृतिक संसाधन है, साथ ही साथ जीव जंतु। देखिए दोस्तों, जीव जंतुओं को हम कैसे इनका विध्वंस करते हैं, जैसे कि शेर की खाल हो गई, आपके हाथी के सींग वगैरह हो गए, तो उनको जो है ना हम शेर को मार के उसकी खाल निकालते हैं बहुत से लोग, साथ साथ हाथी को मार के उनके सींग निकालते हैं, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही महंगे होते और जो है मतलब ये काफ़ी महंगे बिकते हैं। इसकी वजह से इनका जो है काफ़ी मतलब शौक है, इसके लिए वजह से जो है इनका बहुत बार जो है वो अत्यधिक जो है इनका विध्वंस किया जाता है, अत्यधिक मात्रा में इनको मारा जाता है, जिससे जो है ना उनकी जैव विविधता पर संकट आ जाता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे बोल रखा है कि पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का अत्यधिक व अनियंत्रित दोहन किया जाता है, जिसकी वजह से प्राकृतिक संसाधनों, जिसकी वजह से जो जैव विविधता है उस पर संकट उत्पन्न होता है। ठीक है, लास्ट में जो है ना आप ये 1-2 लाइन तो अपनी तरफ से लिख लेना, इसको याद भी नहीं करना कि जिसकी वजह से जैव विविधता पर संकट आ जाता है या संकट उत्पन्न होता है। ठीक है, अब हम छठा पॉइंट पढ़ते हैं, कृषि व वानिकी में व्यावसायिक प्रवृत्ति। अब देखिए दोस्तों, पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो हमारे किसान लोग हैं ना, वो क्या करते थे कि जो फसल वगैरह उगाते थे ना, उसमें कुछ खाद या बीज वगैरह का जो है उपयोग नहीं करते थे, मतलब उर्वरक वगैरह का उपयोग नहीं करते थे। वो जो है ना खाद के लिए किसका उपयोग करते थे पता है, कि जो आपकी ऑर्गेनिक खाद होती है ना, ठीक है ना, जिसे हम रासायनिक बोल सकते हैं कि रासायनिक खाद जो घर पर उनके खेत में बनाते थे, गाय जो आपके गाय भैंस वगैरह जो उनके गोबर होते हैं ना, उनसे मिलाकर जो है ना वर्मी कंपोस्ट वगैरह बहुत से जो है वो अपने खाद अपने खेतों में बनाते थे, बाहर से कहीं लाते नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, लोगों को जो है वो कृषि के जो उत्पादन है उनकी आवश्यकता बढ़ी, तो किसान के अंदर भी लालच आ गया और जो है ना वो फटाफट इन फसलों को मतलब फसलों को उगाने के लिए, उनका उत्पादन करने के लिए अनेक जो है ना उन्नत बीजों जो है ना उनका उपयोग करने लगा, उर्वरक उसके अंदर डालने लगा। साथ ही साथ जो है ना, जैसा कि आपने सुना होगा कि जो मतलब एक भैंस जो है कम दूध देती है, दूसरी भैंस ज़्यादा दूध देती है, या फिर एक भैंस जो एक गाय है वो ज़्यादा दूध देती है, एक गाय कम दूध देती है, तो हमेशा जो है वो ज़्यादा दूध देने वाले गायों या फिर भैंसों या फिर जो भी आपके पास जीव जंतु है वो लाते हैं। तो ये होता क्या है, ये जो ज़्यादा दूध देने वाले होते हैं ना, वो एक तरीके से संक्रमित होते हैं। ठीक है, तो उनका यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि जैव विविधता में जो है वो संकट उत्पन्न होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम जो है ना, जैसे कि हम जो ऐसे बीज यूज करेंगे जो ज़्यादा उत्पादन दे सकते हैं जल्दी, तो जो आपके पुराने वाले बीज थे वो तो नष्ट हो गए ना, वो तो अब गए ना, उनकी तो जो है वो पैदावार खत्म हो गई, अब जो है दूसरे वाले आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर जैव विविधता जो है खत्म हो गई। इसकी वजह से यहाँ पर बोला गया है कि कम समय में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जो है ना अब किसान जो है ना उन्नत बीजी कुछ प्रजातियों को उगाता है। उन्नत बीज वाले कुछ मतलब नए नए बीज वाले कुछ प्रजातियां उनको उगाता है, तथा अधिक उत्पादन वाले मवेशी की संकर नस्लों को ही रखता है। ठीक है, जो अधिक उत्पादन देती है ना उनको जो है संकर नस्लों को ही रखता है, जिससे आनुवंशिकी जैव विविधता, कौन सी जैव विविधता, आनुवंशिकी जैव विविधता पर संकट उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यह है आपके जैव विविधता पर 6 पॉइंट। अगले 2 पॉइंट भी पढ़ते हैं, इसके बाद हम और आगे कंटिन्यू करते हैं। बस इसमें जो है थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपका जो है ना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम 7वां कारण पढ़ते हैं जैव विविधता पर संकट का। 7वां कारण जो है ना हमें क्या बताया, देखिए इसमें बोला है कि वांछित, देखिए सबसे पहले तो क्या है, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। अब विदेशी प्रजातियों का आक्रमण होने से जो जैव विविधता है उस पर कैसा प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, उसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि कभी कभी जो है ना वांछित मतलब हम जो है ना जानबूझ के विदेशी प्रजातियों को लाते हैं, और अवांछित मतलब हम चाहते नहीं तो भी जो है ना जो विदेशी प्रजाति है, जैसे कि विदेशी कई पक्षी होते हैं, कई जो है पशु होते हैं, वो जो है आ जाते हैं। ठीक है, तो वांछित या अवांछित रूप से जो है ना कई बार विदेशी प्रजातियों के आने से जो स्थानीय प्रजाति है ना उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। ठीक है, कैसे पड़ जाता है, देखिए दोस्तों, तो पहले पढ़ लेते हैं। तथा यह पूरे पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा कर देता है। देखिए दोस्तों कि एक जैसे कि गाजर घास, इसकी हम बात करते हैं गाजर घास। ठीक है ना, अब ये क्या है कि यह एक तरीके का खरपतवार है। ठीक है, जैसे कि हम जो फसल बोते हैं ना, फसल के साथ जो खरपतवार उगते हैं ना, तो यह जो है एक तरीके का खरपतवार है। अब ये हमारे देश में नहीं था, यह दूसरे देशों से लाया गया है या आया है। ठीक है,
तो ये जो है ना खरपतवार क्या करता है, अब ये खरपतवार होगा तो हमारी जो दूसरी फसल है उसको भी प्रभावित करेगा, क्योंकि उसकी जगह हमारी दूसरी फसल आती। साथ साथ इसकी संख्या यदि ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हमारी जो दूसरी फसल है ना वो उसके भी नष्ट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि वांछित या अवांछित रूप से जो है ना कई बार विदेशी प्रजाति आती है, जिससे पूरा पारिस्थितिक तंत्र जो है वो खतरे में पड़ जाता है, मतलब उसमें असंतुलन पैदा हो जाता है। ठीक है, तो इसको जो है आप लिखेगा, याद कर लेना। अब है लास्ट का कारण अंधविश्वास और अज्ञानता। देखिए अंधविश्वास और अज्ञानता के कारण किस तरीके से जो जैव विविधता है उस पर संकट पैदा होता है उसको समझते हैं। होता क्या है कि देखिए आपने सुना होगा कि जो गागियोनी तोता होता है ना, मतलब जो पैरट होता है ना बेसिकली, उसको जो है ना हम क्या मतलब लोगों में अंधविश्वास ये फैला हुआ है कि वो तोता जो है ना लोगों की आवाज़ को समझ सकता है। ठीक है, यह अंधविश्वास फैला हुआ है। तो इसी अंधविश्वास की वजह से बहुत से लोगों ने जो है ना तोते को जो है क्या करते हैं, उसका शिकार करते हैं, उसको ले जाकर पिंजरे में रखते हैं, जिससे इन तोतों की संख्या जो है ना क्या हो गई है, कम हो गई है। ये तोते जो है विलुप्त होने के कगार पर आ गए हैं। तो यह सभी किसके कारण हुआ? अज्ञानता और विश्वास के कारण ही तो हुआ ना, बल्कि एक्चुअल में जो है ना ये कोई तोते जो है वो हमारे जो मानव होते हैं उनकी भाषा नहीं समझते हैं। तो ये अज्ञानता थी, अंधविश्वास था, इसकी वजह से ये सब हुआ है। जो आपकी जैव विविधता है इस पर संकट पैदा हुआ है। देखिए यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंधविश्वास एवं अज्ञानता से जो है ना जीवों पर जाति विशेष पर, जैसे कि जाति विशेष मतलब जैसे कि तोता ये एक जाति विशेष है, इस पर जो है संकट बढ़ जाता है। जैसे कि देखिए मनुष्य की बोली समझने वाला जो गागियोनी जो है ना भ्रामक अवधारणा के कारण जो गागियोनी तोता है ना उसको जो है बड़ी संख्या में पकड़ा जाता है, तथा जिसके कारण ये प्राय अब जो है इतने दिखते नहीं है, ये विलुप्त हो गए। क्यों हो गए हैं? क्योंकि इनको बड़ी संख्या में पकड़ा जाता है और लास्ट में जो है ये मर जाते हैं। ठीक है, तो यह है आपके जैव विविधता पर संकट के कारण। ठीक है, बात को जो आप समझ रहे होंगे, जैव विविधता जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है ना हम क्या पढ़ेंगे कि जो आपकी जैव विविधता जो है ना, अब संकट तो क्या क्या है वो हमने देख लिया, तो इसका संरक्षण करना भी तो आवश्यक है ना। यदि हम इसका संरक्षण नहीं करेंगे तो होगा क्या? संरक्षण नहीं करने से जैव विविधता बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, और यदि जैव विविधता नष्ट हो गई तो हमारा जो है पारिस्थितिक तंत्र जो है बिल्कुल ही असंतुलन इसमें पैदा हो जाएगा, और जो है ना हम जो आपकी धरती है उसके ऊपर भी संकट आ जाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या कि इसका जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए जो है ना तीन स्तर पर इसका संरक्षण किया जाता है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर, और तीसरा स्थानीय स्तर पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जैव विविधता का संरक्षण जो है ना वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे किया गया। ठीक है ना, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया गया कि एक संयुक्त राष्ट्र संघ थी ना, इस संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक जो है ना अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई जिसका नाम क्या है? विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ। ठीक है, क्या है? विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ। ये एक संस्था बनाई, और इस संस्था ने क्या किया? एक बुक तैयार की, एक पुस्तक तैयार की, जिसका क्या नाम था? रेड डाटा पुस्तक। क्या नाम है? रेड डाटा पुस्तक। अब ये जो रेड डाटा पुस्तक है ना, इसमें जो है ना जितने भी जातियां विलुप्त हो रही है उनका वर्णन और उनके आवासों का वर्णन किया गया। ठीक है, देखिए रेड डाटा पुस्तक, ये जो आप याद रखना, रेड डाटा पुस्तक क्या है? ऐसी किताब या ऐसी पुस्तक जिसमें सभी विलुप्त हो रही प्रजातियों और उनके आवासों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यह है आपकी रेड डाटा पुस्तक। तो इस पुस्तक के हिसाब से जो है ना जातियों को बेसिकली जो है ना जो आपकी विलुप्त हो गई प्रजाति है ना उसको जो है कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। ठीक है, सबसे पहला भाग हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन पहले मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला भाग आपका कौन सा है? विलुप्त प्रजाति वाला। ठीक है ना, विलुप्त प्रजाति वाला। अब ये विलुप्त प्रजाति वाला कौन सा भाग है इसको जो हम समझते हैं। देखिए विलुप्त प्रजाति वाला ऐसा भाग है, ऐसी जातियां जो पूरी तरीके से इस पृथ्वी से नष्ट हो गई, जो हमें कहीं भी देखने को भी नहीं मिलती है, उन्हें हम विलुप्त जातियां कहते हैं। जैसे कि डायनासोर आप मान सकते हो, डोडो पक्षी मान सकते हो। तो देखिए यही लिखा हुआ है कि यही लिखा हुआ है ऐसी प्रजातियां या ऐसे प्रजातियां जो पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी है इस पृथ्वी से, उन्हें हम विलुप्त प्रजातियां कहते हैं। तो यह पहली है आपकी विलुप्त प्रजातियां। इसके बाद दूसरा आता है आपकी संकटग्रस्त प्रजातियां। कौन सी आती है? संकटग्रस्त प्रजातियां। इसको जो है आपको कैसे याद करना मैं समझाऊंगा। संकटग्रस्त प्रजातियां, इसमें क्या हो रही है
कि ये प्रजातियां विलुप्त हुई तो नहीं अभी तक, लेकिन विलुप्त होने के कगार पर है, बिल्कुल मतलब किनारे पर टिकी हुई है। थोड़ा सा भी धक्का लग गया, थोड़ी सी भी इसकी सावधानी नहीं बरती गई तो ये प्रजातियां जो है विलुप्त हो जाएगी। मतलब ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर है उन्हें हम क्या कहते हैं, संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं। ठीक है, तो मतलब इससे थोड़ा सा बच के ये रह गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कौन सा विलुप्त संकटग्रस्त प्रजातियों के बाद में है अति संवेदनशील प्रजातियां। अब अति संवेदनशील प्रजातियां कौन सी होती है, जिनकी जो संख्या है ना, ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या तेजी से कम हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, तेजी से कम हो रही है, और शीघ्र ही यदि इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया ना तो शीघ्र ही इनकी जो है ना वो संकटग्रस्त प्रजातियों में बदलने की आशंका है हमें, कि मतलब इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो ये संकटग्रस्त प्रजातियों में बदल जाएंगे। ठीक है, तो तीसरा है आपका संकट अति संवेदनशील जातियां। ये दूसरा है कौन सा आपका, दूसरा है संकटग्रस्त और तीसरा है आपका अति संवेदनशील। ठीक है, संवेदनशील, ये जो है आपके अति संवेदनशील प्रजाति है। इनको जो है ना आप इस तरीके से समझोगे जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब चौथी है आपकी दुर्लभ प्रजातियां। दुर्लभ प्रजातियां कौन सी प्रजाति होती है, जो एक सीमित क्षेत्र में पाई जाती है या फिर जिनकी संख्या बहुत ही कम है, उन्हें हम क्या कहते हैं, दुर्लभ प्रजातियां। ठीक है, तो दुर्लभ प्रजातियां जो है इनकी संख्या थोड़ी सी इनसे जो है वो ज़्यादा होती है। कितनी, थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये जो है आपकी होगी दुर्लभ प्रजातियां। ठीक है, और सबसे लास्ट में आता है आपका अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां। मतलब ऐसी प्रजातियां जिसके बारे में कोई फिक्स जानकारी नहीं है कि यह विलुप्त प्रजाति है, कि यह संकटग्रस्त है, कि यह अति संवेदनशील है, या फिर यह दुर्लभ प्रजाति है। तो सबसे लास्ट में आपका आता है कौन सा, ये है ये आपकी अति संवेदनशील हो गई, और ये दुर्लभ है, और ये है आपकी अपर्याप्त रूप से जो है वो ज्ञात प्रजाति है। ठीक है ना, तो यह जो है आपका पूरा लेयर बना गया है, मैंने ये आपका पूरा सिस्टम बना लिया है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, देखिए दोस्तों, सबसे नीचे जो है वो कौन होगा, सबसे नीचे होगा आपकी विलुप्त प्रजातियां। ऐसी प्रजातियां जो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। इसका उदाहरण कौन सा है आपका, मान लो डायनासोर, ये तो आपको याद ही आएगा। ठीक है, इसके बाद है संकटग्रस्त प्रजाति, ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो वो विलुप्त हो जाएगी, जिनके ऊपर संकट आया हुआ है। तो वो कौन सी है, जैसे कि शेर हो गया, चीता हो गया, बाघ हो गया। देखिए यहाँ पर लिखा हो गया चीता, बाघ, गैंडा, ये सभी जो है वो संकटग्रस्त प्रजाति है। इसके बाद अति संवेदनशील प्रजाति कौन सी है, जिनकी संख्या तेजी से कम हो रही है और जो है वो शीघ्र ही संकटग्रस्त जातियों में बदल सकती है, यह हमारी आशंका है। ठीक है, तो यह आपकी होगी अति संवेदनशील प्रजाति। इसमें आ गया आपका याक आ जाता है, कोबरा आ जाता है, नीलगिरी जो लंगूर है वो जो है आ जाता है। इसके बाद आपकी आती है दुर्लभ प्रजातियां। दुर्लभ प्रजातियां ऐसी प्रजाति होती है जो एक सीमित क्षेत्र में पाई जाती है या फिर जिनकी संख्या बहुत ही कम होती है, उन्हें हम दुर्लभ प्रजातियां कहते हैं। और ये दुर्लभ प्रजातियों का एग्जाम्पल है आपका लाल भेड़िया। लाल भेड़िया भी जो है आपने बहुत ही कम ही देखा होगा, कम जगह जो है आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, या फिर शायद आज तक आपने देखा ही नहीं होगा या सुना ही नहीं होगा। तो लाल भेड़िया जो है इस दुर्लभ प्रजाति का उदाहरण है। और सबसे लास्ट है अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां, जैसे कि ऐसी प्रजातियां जिनके बारे में कोई पर्याप्त जानकारी है ही नहीं। देखिए, जिनकी पर्याप्त जानकारी नहीं होने से उन्हें उक्त किसी विशिष्ट वर्ग में नहीं रखा गया है। तो इससे जो है आप आसानी से याद रख सकते हो, विलुप्त मतलब खत्म हो गई, संकट मतलब जो खत्म होने वाली है, अति संवेदनशील मतलब जिनकी संख्या बहुत ही तेजी से कम हो रही है, दुर्लभ का मतलब यही होता है कि जो बहुत ही कम मिलता हो, दुर्लभ का मतलब जिनकी संख्या बहुत ही कम हो, और अपर्याप्त रूप से जो है ज्ञात प्रजातियां मतलब जिनकी हमें कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो यह रेड डाटा पुस्तक में यह सब लिखा हुआ है कि कौन कौन सी प्रजातियां है। ये तो मैंने आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल बताया, बाकी जो है ये बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इस जैव विविधता के संरक्षण का उपाय। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं हमारे राष्ट्रीय स्तर पर, और जो है थोड़ा एक दो टॉपिक है, बाकी जो है आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं राष्ट्रीय प्रयास की। ठीक है, राष्ट्रीय प्रयास में जो है वो क्या किया गया उसकी बात करते हैं। तो राष्ट्रीय प्रयास में जो है ना वो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जो संधि है ना, उसको ध्यान में रखकर भारत में भी जो है वो एक जैव विविधता एक्ट मतलब जैव विविधता कानून बनाया गया। ठीक है, और इस कानून के जो है ना 3 मुख्य उद्देश्य है। क्या क्या उद्देश्य है, देखिए दोस्तों पढ़ते हैं। पहला उद्देश्य क्या है कि जैव विविधता का संरक्षण करना है। इस कानून का पहला उद्देश्य क्या है कि हम जैव विविधता का संरक्षण
संरक्षण करेंगे। दूसरा उद्देश्य में यह है कि जैव विविधता का एक ऐसा उपयोग, जो जैव विविधता है ना उसका ऐसे उपयोग करें जिससे जो है ये लंबे समय तक जो है वो बना रहे, मतलब जो है जल्दी जो है ये समाप्त न हो। ठीक है। तीसरा जो है इसका उद्देश्य क्या है कि देश के जो जैविक संसाधन है ना उसके उपयोग से जो जितने भी होने वाले लाभ है ना उन लाभों का जो है हम समान वितरण करेंगे। ये तो ठीक है, यह जो है इसके 3 उद्देश्य है। किसके? जो भारत में जैव विविधता कानून बनाया गया, कानून को हम इंग्लिश में एक्ट बोलते हैं, तो जो जैव विविधता एक्ट बनाया गया उसके ये 3 उद्देश्य है। और इन 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है ना, इन 3 उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जैव विविधता एक्ट में जो है वो एक त्रिस्तरीय क्या किया गया, त्रिस्तरीय संगठन का प्रावधान किया गया। ये त्रिस्तरीय संगठन क्या क्या है उसको हम समझते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर हम जो है वो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण बनाए जाएंगे। ठीक है। राज्य में विविधता बोर्ड बनाए जाएंगे तथा साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंध समितियां बनाई जाएंगी। ठीक है। तो इन 3 उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है ना इसमें त्रिस्तरीय जो है प्रावधान किए गए। त्रिस्तरीय संगठन क्या है? देखिए, सबसे पहला संगठन होगा राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता जो है, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्यों में विविधता बोर्ड बनाया गया और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियां जो है वो प्रबंध समितियां जो है वो बनाएगी। ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है, ये आपकी फैक्ट ही है। अब जो है ना इतना तो जो है हम आपने सब पढ़ लिया, आपको जो है पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। अब छोटा सा पार्ट बाकी है जो कि क्या है कि जैव विविधता जो है ना उसका हम संरक्षण करेंगे। तो संरक्षण कैसे करेंगे, उसके प्रकार क्या है? तो जैव विविधता का संरक्षण 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि जैव विविधता के संरक्षण का मतलब क्या है, एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। तो जैव विविधता के संरक्षण का एक्चुअल मतलब यह है कि जैव विविधता का संरक्षण से तात्पर्य ऐसे प्रयासों से है जिनसे जीन, जातियां, आवास तथा इकोसिस्टम का संरक्षण किया जा सके। ठीक है। तो यह जैव विविधता के संरक्षण का तात्पर्य है। और जैव विविधता का संरक्षण जो है बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक तो स्वस्थानीय संरक्षण, कौन सा है? स्वस्थानीय संरक्षण, और दूसरा है बहिस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय मतलब स्व मतलब खुद का, ठीक है, स्थान मतलब घर। ठीक है। तो खुद के ही घर में इसका संरक्षण किया जाएगा, मतलब ऐसा संरक्षण जो प्राकृतिक आवास में ही मानव द्वारा प्रदत्त, मतलब जैसे कि मान लो कि आपके भालू है, भालू की प्रजाति जो है क्या है, संकट में है, तो उन भालू की प्रजाति को जो है वो उन्हीं के आवास में मतलब जंगल में ही मानव जो है उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो ये इसमें बोला हुआ है कि ऐसा संरक्षण जो प्राकृतिक आवास में ही मानव द्वारा प्रदत्त अनुरक्षण से किया जाता है, इसके तहत, ठीक है, इससे हम क्या बोलते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण बोलते हैं। यहाँ पर जो है आप लिख सकते हो। इसके तहत जो है ना क्या क्या आता है, देखिए दोस्तों, जीव मंडल, रिजर्व, साथ साथ राष्ट्रीय उद्यान आदि की जो है वो स्थापना की गई। ठीक है। तो इसको जो है आप याद कर लो, छोटा सा है। और साथ में दूसरा आपका संरक्षण है बहिस्थानीय, मतलब बाहर। ठीक है। बहिस्थानीय मतलब उसके स्थान से बाहर संरक्षण किया जाएगा। कैसे? ऐसा संरक्षण जिसमें पादपेय जंतु, जो भी पादप जंतु है ना, उसकी जो संकटग्रस्त प्रजाति है, उनकी संकटग्रस्त प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर कृत्रिम आवास में, मतलब कृत्रिम मतलब मानव के हाथों से बनाया हुआ, मानव के हाथों से जो बनाया हुआ आवास है ना, उसमें संरक्षण प्रदान किया जाएगा। जैसे कि हम बात करें चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर जो है मानव के हाथों से बनाया गया आवास है, वहां पर जो है बहुत से जीव जंतुओं को रखा जाता है। ठीक इसी तरीके से वनस्पतियों के लिए भी होते हैं। वनस्पति हेतु जैसे कि वानस्पतिक उद्यान, साथ साथ बीज बैंक आदि जो है, ठीक है, साथ साथ जंतु के लिए चिड़ियाघर हो गया। इसके बाद एक्वारिया भी जो है, एक्वारियम, ठीक है, एक्वेरियम जो है वो भी जो है एक्वेरियम, इसमें भी जो है वो जंतुओं को क्या किया जाता है, कृत्रिम आवास, इनके जंतुओं के कृत्रिम आवास में उनको संरक्षण दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह है आपका पूरा चैप्टर 19वां जैव विविधता एवं इसका संरक्षण। उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर के जो 8 नंबर है ना आपके जेब में जो है वो जा चुके होंगे। अगर आधे थोड़े बहुत भी बाकी है तो इस चैप्टर को वापस इसके वीडियोस देखिए, इसके नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए। वैसे जो है मैंने आपके लिए नोट्स इन सभी इस चैप्टर के जितने भी वीडियोस हैं ना, उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे, आप जाकर जो है वो डाउनलोड कर सकते हो और अपनी पढ़ाई कर सकते हो। और इस चैप्टर के 8 नंबर, इसको मत भूलना, आप जो है इसको उठा के अपनी जेब में जो है वो डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। यार दोस्तों को आप शेयर कीजिए ताकि जो है हमारे जो है ना हम भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सके, हमें भी जो है वो अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स मिले। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए थैंक यू।